अब मैं उमर के फादर इलियास जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी बात करें। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं JNU-SU को मुबारकबाद देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज 5 साल उमर की गिरफ्तारी को 5 साल मुकम्मल होने पर आज ये प्रोग्राम किया। और आज हम वो सब साथी जो आज जेल में बंद हैं उन सबको याद कर रहे हैं। मैं एक बात बहुत साफ़ करना चाहता हूँ। उमर ने एक संघर्ष किया था और इन सब साथियों ने एक संघर्ष किया था UAP इसके CA के ख़िलाफ़, यह कह के कि एक हमारे देश के अंदर एक इस संविधान के होते हुए पार्लियामेंट कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास नहीं कर सकती और उसी की सज़ा इन लोगों को दी गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि उमर खालिद को कोई रिग्रेट नहीं है इसके ऊपर में, ना उनके हौसले टूटे हैं। और सिर्फ उमर के नहीं, जितने साथी जेल में बंद हैं उनके हौसले भी नहीं टूटे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम फैमिली के लोगों ने भी इस चैलेंज को कबूल किया है। हम ये मानते हैं कि जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप किसी के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे, किसी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के ख़िलाफ़, कभी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, तो वो आवाज़ इतनी आसानी से सुनी नहीं जाएगी, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी, उसके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होगी जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो सरकार हमारे देश में बैठी है वो इतनी कमज़ोर है कि वो हमारे सिर्फ चंद नौजवानों से घबरा गई, डर गई। उन्हें यह लगा कि एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में जब यहाँ पे उमर खालिद उनके साथियों ने एक प्रोग्राम किया था और उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगाया गया था, जिसमें कन्हैया कुमार, अनिरबान और उमर खालिद कुछ दिन के लिए जेल भी गए थे। लेकिन वो केस कहाँ गया आप जानते हैं? जाहिर बात है कि पुलिस इस तरह के केसेस बनाती है जिसमें लंबी लंबी चार्जशीट होती है। 30,000 पन्नों की चार्जशीट है। अगर आप पूरी चार्जशीट को देखेंगे, पहली चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो केस को ऐसा बना दिया जाता है कि आसानी से बेल न मिलने पाए। 700-800 गवाह खड़े कर दिए गए जिनके नाम तक डिक्लेयर करने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही सरकार। उनके अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरह के नाम उसमें दिए गए हैं। तो ये केस पूरा कमज़ोर केस है और यही वजह है कि हमारे वकील ने अदालत में ये कहा था ये तो फैमिली मैन की स्क्रिप्ट है, इसमें क्या है, अलिफ लैला की दास्तान है, एक के बाद कड़ियाँ जुड़ाई जा रही हैं, सब फेक, फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड एविडेंसेस लगाकर जो है केस को किया गया है। तो ये कोशिश ये की जाती है और सिर्फ आज की बात नहीं है। मुझे अफसोस साथ ये कहना पड़ता है कि हम ये कहते हैं कि ये सरकार जुल्म कर रही है, लेकिन आप ये देखिए ये दास्तान हमारे देश में ख़ुद JNU के लोग इस तरह के इशूज़ पे बात उठाते रहते हैं। इसलिए मैं ख़ास तौर से बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो काले कानून हैं, चाहे वो टाडा था पहले, फिर पोटा था, एस्पा है, मकोका है, गजकोका है और फिर ये UAP है, ये सब काले कानून जो है वो संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है उनके ख़िलाफ़ है, उनसे कंट्रडिक्ट करते हैं और फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर देते हैं। एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या इस तरह के एक सियाह कानून की कोई गुंजाइश है? आप बताइए। ये संघर्ष सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए कि हमारे चंद साथी जेल में बंद हैं उनको बाहर निकाला जाए। हमारा संघर्ष उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि ये सियाह कानून, ये काले कानून, ये ब्लैक लॉज वापस नहीं लिए आते। इसलिए कि आज ये लोग गए, कल कोई और बेगुनाह आदमी चला जाएगा जेल में और बरसों रहेगा। ये जो काले कानून हैं पुलिस को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे देते हैं, इतने ज़्यादा पावर्स दे देते हैं कि उनको कोई शर्म नहीं आती है झूठे इल्ज़ामात लगाने के ऊपर में। ऐसे विटनेसेस हैं कि आप ठहरेंगे नहीं। आप सोचिए 5 साल हो गए हैं, अभी सिर्फ चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं जब चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं तो जब केस शुरू होगा तो कितने साल तक चलेगा। हमने देखा है कि टाडा में भी और पोटा में भी और फिर UAPA में भी 17 साल, 18 साल, 20-20 साल तक लोग जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। सवाल ये पैदा होता है जिन लोगों ने चार्जेस फ्रेम किए, जिन लोगों ने चार्जशीट लिखी, उनको तो अवार्ड मिल गया, उनके तो पोस्टिंग बढ़ गई आगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग बाद में बेगुनाह साबित होंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे जाएगी, उसका इल्ज़ाम किस पे जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस केस के? ये सवाल करना चाहिए हमको लोकतंत्र के अंदर कि हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को ये काले कानून ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है, वो अभी सिर्फ इन बच्चों को जेल से बाहर निकालने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस तरह के कानून। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो वोट पर होती है, इलेक्शन पे होती है। किस तरह से इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहे हैं, किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। तो फिर ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो मैनिपुलेटेड तरीके से आए हैं पावर पे। वो उन्होंने कोई
पब्लिक का फेथ, पब्लिक का सपोर्ट हासिल नहीं किया है। उन्होंने यानी इलेक्शन को रिग किया, इलेक्शन में चोरी की, जाली वोट डाले, ईवीएम को मैनेज किया और आज पावर में बैठे हुए हैं। वो पब्लिक के भेजे हुए लोग नहीं हैं, उन्होंने मैनिपुलेट करके पावर हासिल किया है। तो जो लोग मैनिपुलेट करके पावर हासिल करते हैं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में भी खिलवाड़ करते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और फंडामेंटल राइट्स को भी ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमें ये लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़नी है और मैं आपसे ये अश्योर यानी आपको ये अश्योर करता हूँ कि ये लोग बाहर आएंगे तो ये खामोश घर में नहीं बैठ जाएंगे, डर नहीं जाएंगे, जैसा कि और आम तौर पर लोग होता है कि लंबी लड़ाई के बाद थक जाते हैं, डर जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये जेएनयू का इतिहास रहा है कि आपने कमज़ोरों की, मार्जिनलाइज तबके की लड़ाई लड़ी है और उमर उसके अंदर फोर फ्रंट में रहे हैं। तो अभी भी वो ये हिम्मत रखते हैं, ये हौसला रखते हैं कि बाहर आने के बाद फिर हम इस लड़ाई को जारी रखें। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम किया, लेकिन हमें इस तरह के प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।